जय हिंद साथियों, वेलकम टू V2 अकेडमी फॉर जनरल स्टडीज़। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। लास्ट क्लास में हमने जनरल स्टडीज़ का हमारा पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी का किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। इंडियन पॉलिटी को SSC और दूसरे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। ये वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको इंडियन पॉलिटी इन एग्ज़ाम्स के लिए कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडियन पॉलिटी का हमने सिलेबस देखा। इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को हमने 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल ओवरव्यू, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंडियन पॉलिटी का, ऐतिहासिक अवलोकन, वो कंप्लीट किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे और इसी एक लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की, हमारी संविधान सभा की स्थापना कैसे हुई और क्या क्या डिसीजन लिए गए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करेंगे। और इसी एक वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, फिर कहीं और से ये चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए, ये 15 चैप्टर्स हैं और अब शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर 2 सेकंड अध्याय इंडियन पॉलिटी का, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। आप देख सकते हैं संविधान सभा ऐसे लोगों का एक समूह था जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया था। संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको देख के, जिसको पढ़ के, जिसके प्रिंसिपल्स पे चल के हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है और इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ये बनी है। तो ये किसकी बदौलत है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बदौलत है कि हमारे संविधान को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया, इतना लचीला और इतना स्ट्रॉन्ग, एक ही समय में दोनों क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश को, किसी भी कंट्री या स्टेट, यहाँ जहाँ भी स्टेट लिखा मिले तो उसका मतलब कंट्री होगा। किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका एक तरह से आउटलाइन, उनको रेखांकित करना और उनको रेखांकित करके एक डॉक्यूमेंट बना देना, उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही किसी देश की सरकार चलती है, एक देश को चलाया और आगे बढ़ाया जाता है। हमारा देश भी, हमारे देश में देखो, जैसे आप बात करोगे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे सबसे उच्च स्थान पर क्या है तो आप पाओगे उनकी पार्लियामेंट। अगर बात करें अमेरिका की, USA की, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? वहाँ की सुप्रीम कोर्ट। और अगर भारत की बात करें तो सब सर्वोपरि क्या है? तो सर्वोपरि है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, जो संरक्षक है, वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसकी जिम्मेदारी हमारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। तो एक डॉक्यूमेंट है, भारत का भी एक डॉक्यूमेंट है। कैसे बना, उसकी आज हम पूरी डिटेल्ड फॉर्म में उसको पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह था जिन्होंने हमारे देश का, भारत का संविधान बनाया था। संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इस संविधान सभा में भारत के सभी हिस्सों से, सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले सदस्य मौजूद थे। किस तरह से उनका इलेक्शन हुआ, कैसे वो चुन के आए या निर्वाचित होकर आए, तो हम सारा आज पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने की, कब की? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। पहली बार इसकी मांग अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए आपसे, तो 1934 में, 1934 में MN रॉय जी ने की थी। मनवेंद्र नाथ रॉय जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे। कम्युनिस्ट पार्टी को आप पढ़ोगे डिटेल में, जो मिसलिनियस चैप्टर होगा उसमें मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी
समय कम होने की वजह से हम बस इतना जानते हैं और टू दी पॉइंट बात करते हैं कि एम.एन. रॉय जी, ये एम.एन. रॉय जी हैं, इन्होंने पहली बार संविधान सभा की बात की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, और वो संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करने की उसको अनुमति दी जानी चाहिए, उसको पावर और अथॉरिटी दी जानी चाहिए। अगर हम बात करें कि पहली बार फॉर्मल डिमांड किस पार्टी ने की थी, तो एक पार्टी थी स्वराज पार्टी। पार्टी एक लोगों का समूह होती है, तो स्वराज पार्टी ने, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टी की, कहाँ पे, रांची में, मई 1934 में। तो वहाँ पे पहली बार स्वराज पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। तो अगर क्वेश्चन आए कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, तो आप लिखेंगे एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे। और अगर पहली पार्टी की बात की जाए तो स्वराज पार्टी ने मई 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। कहाँ की? रांची में की, एक अपनी कॉन्फ्रेंस में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसमें सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य देश को आज़ादी दिलवाना था, तो सभी लोग इससे जुड़े हुए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन्होंने ऑफिशियली डिमांड की, पहले ऑफिशियली डिमांड नहीं की थी, इन्होंने आधिकारिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा को की जो है डिमांड की और कहा कि वो संविधान सभा भारत का संविधान का निर्माण करेगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1936 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। 1938 में 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे, हर साल किसी नए व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो उन्होंने डिक्लेयर किया जो आज़ाद भारत का संविधान है उसको बनाया जाना चाहिए बिना किसी के बाहरी हस्तक्षेप के, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाना चाहिए। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरह से इलेक्ट करना चाहिए? एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब कि सभी को वयस्क मताधिकार के बेसिस पे उनको जो है हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वोट का अधिकार दिया था, पर वो लिमिटेड था। एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल नहीं था, वो लिमिटेड था। केवल 10% लोगों को ही इस समय पे भी जो है वोट का अधिकार था, जो टैक्स पे करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी अच्छी खासी और जिनके पास एजुकेशन का एक स्तर था, तो उन्हीं को वोट का अधिकार था। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को किस मिशन के तहत स्थापित किया गया या बनाया गया? तो आप जवाब देंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। ये 3 सदस्यीय 3 मेंबर बॉडी थी। कैबिनेट मिशन इसको क्यों कहा? क्योंकि ब्रिटेन में कैबिनेट जो थी उसके सदस्य थे ये तीनों लोग। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके नाम आपको याद करने हैं, जो कि चेयरमैन भी थे इस कैबिनेट मिशन के। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन भी आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। और थर्ड थे A.V. अलेक्जेंडर। तो तीनों के बस नाम याद करने हैं। ये ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के व्यक्ति थे। तो इन तीनों के समूह को ही कहा गया कैबिनेट मिशन, जो कि भारत में आया था 1946 में, और इसी ने डिसाइड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। बस इस फैक्ट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके तहत बनी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। अगर हम देखें कंपोजिशन मतलब कि कितने इसमें सदस्य थे, संख्या क्या थी, क्या निर्धारित की गई कैबिनेट मिशन प्लान ने। तो अगर संख्या की बात की जाए तो
ये कब नवंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को फॉर्मुलेट किया गया था और इसने टोटल 389 सीट्स हैं जो वो कहा कि पूरे भारत में 389 सीट्स होंगी और वो सीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस तरह से। और इन 389 सीट्स में से जो 389 सीटें थी उनमें से ब्रिटिश इंडिया की सीट्स कितनी होंगी? 296 सीट्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भारत था, अगर हम देखें कि जो भारत इन 389 सीटों को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक भाग वो जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था, जिसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानते थे, इसमें 11 प्रोविंसेस थे। और दूसरा भाग वो जो रियासतों के अंडर था, राजाओं के अंडर था। तो ब्रिटिश इंडिया में जो 11 प्रोविंसेस, 11 प्रांत हम पढ़ेंगे, उसमें 296 सीट्स थी और प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी 93 सीट्स। ब्रिटिश इंडिया में भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो 11 जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, 11 स्टेट्स थे एक तरह से, जिनमें 292 सीट्स दी गई, 292 सीट्स। और ये 11 प्रोविंस कौन कौन से थे, एक बार नज़र मार लेते हैं इन पे। मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और आसाम। इन 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए गए। किस तरह से डिवाइड किए गए वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। और 4 सीट्स रिजर्व की गई चीफ कमिश्नर प्रोविंस को। ये 4 सीट्स कहाँ की थी? दिल्ली। जैसे दिल्ली को अभी भी स्पेशल स्टेटस है, तो 4 सीट्स चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे उस समय पे। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, इन चारों को एक एक सीट दी गई। और जो ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स थी वो इलेक्टेड थी, इलेक्शन से ये चुने गए थे। इलेक्शन हुआ था, हालांकि वोट का अधिकार थोड़े लोगों का था, पर इलेक्शन तो हुआ ही था। और प्रिंसली स्टेट्स से जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये नॉमिनेटेड थे। राजा या उसकी रियासत है जो, वो नॉमिनेट करके भेजती थी, इलेक्शन से नहीं थे। तो इस स्लाइड में हमने कवर किया कि टोटल सीट्स जो कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की निर्धारित की थी, उस समय पे भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो उस समय के हिसाब से 389 सीट्स दी गई, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स। 296 सीट्स को भी 11 गवर्नर प्रोविंसेस में और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। अब अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखें इलेक्शंस हुए, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इलेक्शंस कितनी बार हुए। तो उसी सीरीज़ में लास्ट टाइम जो ब्रिटिशर्स का रूल था, तो इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 को, जिसमें इलेक्शन होने थे 296 सीट्स पे, क्योंकि उन्हीं को हम इलेक्ट करने जा रहे थे। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में 11 प्रोविंसेस थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट इस तरह से था कि 296 सीट्स में से 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, जो कि उस समय का सबसे बड़ा दल हुआ करता था। मुस्लिम लीग, जो कि एक दूसरी पार्टी थी, उन्होंने 73 सीट्स जो है जीती और 15 के करीब सीट्स स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स ने जीते। तो मेजॉरिटी किसकी रही? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ज़्यादातर प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्म हुई। और इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई 2 सितंबर 1946। इंटरिम गवर्नमेंट वो होती है अंतरिम सरकार, जैसे इंटरिम बजट होता है। तो इंटरिम गवर्नमेंट वो थी कि जो उस समय के हिसाब से चुन ली गई थी, पर फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद नई सरकार इलेक्शन होने थे, नई सरकार बननी थी, तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हमारे पहले इलेक्शन हुए, फिर परमानेंट गवर्नमेंट बनी। तो इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को हमारी पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी।
प्रिंसली स्टेट्स इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने डिसीजन लिया कि हम संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहेंगे। तो 93 सीट्स फिल ही नहीं हुई। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे? नहीं, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा हमारी बनी, जिसमें 389 सीट्स थी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की 296 सीट्स थी, तो वो इलेक्ट की गई थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। जैसे हर राज्य में, सभी राज्यों में, सभी प्रोविंसेस में इलेक्शन होके जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, उनके जो सदस्य थे, तो उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन किए, इनडायरेक्ट जो है वोट दी थी। एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे नहीं थे, सभी लोगों ने वोट नहीं दी थी। जो ये मान लो, ये जितने भी लोग चुन के आए थे, अपने अपने राज्य से चुन के आए थे संविधान सभा में, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, सीधा लोगों ने वोट नहीं दिया। जैसे अभी राज्यसभा में आते हैं सदस्य, उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबलीज से ये लोग आए थे, प्रोविंसेस से आए थे, और इनको उन सदस्यों ने वोट दी थी, तब ये यहाँ पे चुनकर आए थे। सीट्स इस तरह से डिवाइड की गई थी कि जो 10 लाख की पॉपुलेशन है उस पे एक सीट निर्धारित की गई थी। तो इसी तरह से ये 389 सीट्स डिवाइड की थी कि जो है 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट का बंटवारा हो जाए। और जगह तो इलेक्शन हुए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस में। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ लोगों को नॉमिनेट, उन्होंने क्या है, उनको कहा गया कि जो हेड्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजे, ताकि उनके क्षेत्र की भी बात रखी जा सके। तो हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बॉडी थी, क्या वो निर्वाचित थी या मनोनीत थी, इलेक्टेड थी या नॉमिनेटेड थी, तो आप कहेंगे पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। जो इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को बनी थी, उसमें प्रेसिडेंट वॉइसरॉय लॉर्ड वेवल थे, क्योंकि अभी अंग्रेजों का ही शासन था, ब्रिटिशर्स ही थे यहाँ पे। और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया जवाहरलाल नेहरू को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो कार्यकारिणी समिति थी, कार्यकारी समिति, उनका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी के साथ अब फर्स्ट मीटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा बन चुकी है, 389 सीट्स थी, और प्रिंसली स्टेट्स जो है उससे दूर रही स्टार्टिंग में, पर बाद में वो किस तरह से शामिल होंगी वो आप देख लेंगे। तो क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो हम लिखेंगे इसका आंसर कि 9 दिसंबर 1946 को जो सेंट्रल हॉल था पार्लियामेंट हाउस का नई दिल्ली में, उसमें पहली बैठक हुई। कितने लोगों ने अटेंड की? 296 मेंबर्स, क्योंकि 389 में से जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो दूर रही, केवल 296 सीट जो ब्रिटिश प्रोविंस से इलेक्शन से जो इलेक्ट होके आए थे, तो वही लोग, उन्हीं में से 211 लोग मौजूद थे। फैक्चुअल क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों ने अटेंड की फर्स्ट मीटिंग? 211 लोगों ने। और प्रेसिडेंट कौन थे, किसने प्रिजाइड किया था, तो या फिर टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि इलेक्शन तो चुने नहीं गए थे हमारे जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे उसके, पर किसने चेयर किया उसको, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आप लिखेंगे। उनको क्यों चुना गया? क्योंकि हमने फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया। फ्रेंच में जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं, जो सीनियर सबसे बड़े मेंबर होते हैं, उनको चुन लिया जाता है अध्यक्ष कुछ समय के लिए, जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट का चुनाव ना किया जाए, स्थायी सदस्य का चुनाव ना किया जाए। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने जो है फर्स्ट मीटिंग को चेयर किया था, इनॉग्रेशन मीटिंग को। परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ बाद में, और इलेक्शन में जो हमारे JB कृपलानी जी थे, इनका रोल महत्वपूर्ण है। JB कृपलानी जी कौन थे? उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आज़ादी के समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे, तो इनका मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा था उस समय पे। तो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सजेस्ट किया, और 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शन से
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले स्थायी अध्यक्ष बने किसके? संविधान सभा के। 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए और उनमें नाम थे H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी। तो इन दोनों के नाम आप याद कर लीजिए, जितने भी फैक्ट दिए हैं सभी याद करने हैं, ये डायरेक्ट ही पेपर में आते हैं। अब इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं कि 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। 9 से 23 दिसंबर 1946 को ये सेशंस चले और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है सर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज हम जो प्रीएम्बल देख रहे हैं, आज का हमारा प्रीएम्बल जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके फंडामेंटल और फिलोसफिकल आइडियाज़, जो मूलभूत सिद्धांत और दर्शन है, जो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो खड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर को, 4 दिन बाद, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, तो 11 दिसंबर को हमारे स्थायी जो है अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये देखो यहाँ बैठे हैं। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से उसको जानते हैं। उसमें ये बताया गया था कि हम संविधान बनाने जा रहे हैं तो संविधान कैसा हो, हमारे किस तरह के सिद्धांत उसमें रखने हैं, हमें जो लंबे समय तक हमारा देश, हमारे देश के लोग शोषित रहे हैं, तो किस तरह की कानून व्यवस्था बनाई जाए कि सभी सुखी हो जाएं। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव मूव किया और सभी की सहमति से 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपना लिया गया सभी की सहमति से। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन हम आज हमारे संविधान में प्रीएम्बल के तौर पे देखते हैं, प्रस्तावना के तौर पे देखते हैं। भारत के संविधान में प्रीएम्बल संविधान के अंत में दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि हमारा संविधान कैसा है। अगर वो आइडेंटिटी कार्ड है हमारे संविधान का, अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं तो प्रीएम्बल, वो एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया रहता है प्रीएम्बल, स्टार्टिंग में छोटी क्लासेज से ही, 6th क्लास से ही, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं प्रीएम्बल। तो हमने देखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये डेट्स आपको याद करनी है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन ही प्रीएम्बल के तौर पे हमें दिखता है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सर इसको तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लास्ट क्लास में बिल्कुल किया था, पर इस क्लास में फिर हम दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी की भूमिका है जो आप समझेंगे संविधान सभा में, कि किस तरह से इसने संविधान सभा का ढांचा और उसको क्या क्या परिवर्तन, 3 चेंजेज हम करेंगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिशर्स लॉ था, ब्रिटिश का रोल था, जिसने फॉर्मली कहा कि अब ब्रिटिश रूल है जो इंडिया में, वो हम एबोलिश करते हैं, समाप्त करते हैं और आज़ादी देते हैं। पर आज़ादी अकेले एक देश को नहीं, हम 2 देश बना रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान माउंट बैटन प्लान हम पढ़ेंगे, उसके तहत बनाए गए। तो ये जो प्रस्ताव था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5 जुलाई 1947 को पास किया गया। इसको रॉयल एसेंट मिला, जो राजशाही अनुमति, सहमति मिली इसको 18 जुलाई 1947 में, और ऑफिशियली इसको लागू किया गया 15 अगस्त 1947 को, जो हमारे आज़ादी का दिन था। और आज़ाद एक देश नहीं हुआ था, आज़ाद 2 देश हुए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अब अलग हो चुके थे। अब हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान ने जो 389 सीट्स अलॉट की थी, उनमें किस तरह से चेंजेस आएंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स ने धीरे धीरे ज्वाइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अगर 28 अप्रैल 1947 की बात करें तो 6 स्टेट्स थी जो असेंबली का पार्ट थी।
पर जब माउंटबेटन प्लान आया, जून 3 प्लान 1947, जिसने भारत को दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया, तो उसके बाद जो है दूसरी प्रिंसली स्टेट्स जो रियासतें थी, उन्होंने भी असेंबली में शामिल होने का निर्णय लिया। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो कुछ तो पाकिस्तान, कुछ क्या, ज़्यादातर तो पाकिस्तान वाले हिस्से में आ गए थे, पर जो भारत वाले हिस्से में मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी फिर असेंबली में शामिल हो गए थे, जिन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 3 चेंजेस किए। 3 चेंज वो कौन से थे वही महत्वपूर्ण है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो पहला चेंज, जो असेंबली थी, अब भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, अब भारत का क्षेत्र इसमें है, तो जो असेंबली थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया। सर इसका मतलब क्या है? संप्रभुता संपन्न जो बॉडी बना दिया गया। पहले बॉडी ये सोवरेन नहीं थी, क्योंकि आपने देखा इंटरिम गवर्नमेंट बनी और उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो वॉइस रॉय थे, लॉर्ड वेवल। अब सारी कमान हमें सौंप दी गई थी, हमें फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया गया। किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। दूसरा जो बदलाव, परिवर्तन किया गया वो क्या था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 काम करने थे और वो दोनों काम अलग अलग थे। पहला काम इसको करना था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पर, इसको संविधान निकाय के तौर पर काम करना था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, भारत, स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण करना था, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरा इसका कार्य था लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे, विधायी निकाय के तौर पे। इसको जो देश के ऑर्डिनरी लॉ है, जो कानून है, वो बनाने थे पूरे देश के लिए। तो जब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलेगी तो इसके प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बनेगी, आम सामान्य कानून बनाने के तौर पे, तो इसके प्रेसिडेंट होंगे जीवी मावलंकर जी। अभी पढ़ेंगे हम आगे आने वाले स्लाइड्स में। असेंबली ही हमारी पहली स्वतंत्र भारत की पार्लियामेंट थी, संसद थी। देख सकते हैं तो कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट कौन सी थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमारी फ्री इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट थी। जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे मिलती थी, संविधान सभा के तौर पे मिलती थी, तो इसके स्टार्टिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। बाद में इलेक्शन से चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनका नाम सजेस्ट किया था JB कृपलानी जी ने। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलते थे, सामान्य कानून बनाने के लिए जब मिलते थे, तो इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। जैसे कि अभी स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा में, तो बिल्कुल सिमिलर पद आप मान लो कि GV मावलंकर जी हमारे पहले स्पीकर थे। ये दोनों फंक्शंस कब तक कंटिन्यू हुए? जब तक हमारा संविधान बना नहीं। हमने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, पर हमारा संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 को। क्यों लागू किया 26 जनवरी 1950 को, वो भी हम देखेंगे। गणेश वासुदेव मावलंकर जी, GV मावलंकर जी के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बहुत सारे फंक्शंस थे और उसकी कमेटीज़ बनाई गई थी। तो एक कमेटी थी, कमेटी ऑन फंक्शंस, तो उसके ही अध्यक्ष थे। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1946 से 47 तक ये प्रेसिडेंट थे। ये स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के। ये फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। जब इलेक्शन होने के बाद पहली लोकसभा बनी 15 मई 1952 को, तो ये उसके पहले स्पीकर थे। तीसरा बदलाव क्या किया जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बात कर रहा था कि कैबिनेट मिशन प्लान ने जो टोटल स्ट्रेंथ थी सीट्स की पूरे भारत में, जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो 389 थी, 389। पर जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो काफ़ी सारा एरिया इंडिया का, जिसको हम जो है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो कि अब बांग्लादेश है, तो काफ़ी हिस्सा, मतलब पंजाब का हिस्सा और जो बंगाल का हिस्सा, वो विभाजित किया गया था प्रोविंसेस का।
तो संख्या 389 से घटकर अब भारत में संख्या थी 299, 299। ये 389 में 296 तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। अब ये संख्या घट के, क्योंकि काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान में जा चुका था, तो अब ये हिस्सा भारत में जो था उसमें सीट्स को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया तो भारत में सीट्स आई 229 सीट्स, और प्रिंसली स्टेट्स की जो 93 सीट्स थी वो अब रह गई 70। सर ये कहाँ गई 23 सीटें? ये पाकिस्तान चली गई, भारत में 70 रह गई। तो आपको अब ये याद रखना है कि टोटल सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी है? 299, जो कि चेंज हो चुकी है। चेंज किससे सर? कैबिनेट मिशन प्लान ने जो निर्धारित की थी 389। अब ये 299 है, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस वाला जो हिस्सा था 11 प्रोविंसेस से उनसे 229 और प्रिंसली स्टेट से 70। तो 3 बड़े बदलाव किए। अब देखते हैं 3 बड़े बदलाव के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया। मैंने बता दिया इसने 2 तरह से काम किया, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे। इसने सबसे पहले तो जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है, कॉमनवेल्थ जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, तो मेंबरशिप देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेंबर तो थे ही हम, तो हमने रेटिफाई कर दी मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए। तो जो रेटिफिकेशन की हमने मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ की मई 1949 को, ये डेट्स आप याद रखना। हमने अपना भारत का जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, वो हमने कब एडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को आज़ाद होने से पहले ही हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा और बीच में अशोक चक्र 24 स्पोक्स हैं उसमें, तो वो हमने अपना लिया था। कब? 22 जुलाई 1947 को, डेट याद रखना। हमने अपना जो नेशनल एंथम है, मतलब राष्ट्रीय गान, और नेशनल सॉन्ग है जो राष्ट्रीय गीत, उसको 24 नवंबर 1950 को हमने एडॉप्ट किया था। डेट्स याद रखना। हमने अपने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना। कब? 24 जनवरी 1950 को। सर प्रेसिडेंट? यस प्रेसिडेंट। वो वहाँ पे चेयरमैन थे, ये किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। वहाँ भी इलेक्शन से आए थे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का आज भी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हम भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमने जो स्टेट एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक भारत का, वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कहाँ से लिया था? क्या था ये? अशोक पिल्लर। कहाँ से लिया? हमने मुंडको उपनिषद से लिया। इस अशोक पिल्लर में, अशोक स्तंभ में हम देखेंगे 4 एशियाटिक लॉयन। ये 3 लॉयन आपको दिख रहे हैं, एक का उस तरफ फेस है जो अभी दिख नहीं रहा पिक्चर में, पर ये 4 लॉयंस क्या सिंबलाइज करते हैं? ये बताते हैं पावर को, क्रेज को, कॉन्फिडेंस को और प्राइड को। बीच में आप देखेंगे एक सिंबल, जो ये अशोक स्तंभ जिसकी बात करते हैं, तो ये बुद्धिस्ट धर्मचक्र है, बुद्ध से रिलेटेड है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। इसमें 24 स्पोक्स हैं और एक तरफ बुल है, एक तरफ हॉर्स है। तो बुल जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, हॉर्स रिप्रेजेंट करता है वफादारी को, ऊर्जा को और जो है गति को, लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो सेशंस थे उनके बारे में जान लो कि टोटल 11 सेशन हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा 11 सेशन, मतलब कि एक सेशन में लगातार हर दिन लोग मिलते थे, बैठते थे, वो सदस्य थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डिस्कशन करते थे, चर्चाएं करते थे, संविधान का निर्माण करते थे। तो टोटल 11 सेशन हुए। फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 23 दिसंबर 1946 तक चला। इस बीच हर दिन जो सदस्य हैं मिले और उन्होंने संविधान बनाने की प्रक्रिया को जारी रखा। लास्ट सेशन 11th सेशन हुआ था 14 से 26 नवंबर 1946 को। क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट सेशन कौन सा था? सर 7th सेशन लॉन्गेस्ट सेशन था, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। सबसे छोटा सेशन 6th सेशन था। ड्यूरेशन कितने टाइम में संविधान बना? अमेरिका ने संविधान 4 महीने में बना लिया था, पर हमारा इतना लेंथी डॉक्यूमेंट है कि हमने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा और देखा। 64 लाख रुपए का खर्च किया और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमने संविधान को तैयार किया। कुछ जगह पे आपको 17 दिन लिखा मिलेंगे, पर आप 18 दिन वाले को ठीक करना।
ये एग्जैक्ट फैक्ट है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमने बात की। तो वैसे तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बना लिया था, सारे सेशंस कंप्लीट हो गए थे 11, पर एक लास्ट बार सभी सदस्य मिले। कब मिले ये? 24 जनवरी 1950 को। किस लिए सर? सिग्नेचर करने के लिए। सब ने सिग्नेचर किए संविधान पे, अपने हस्ताक्षर किए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी कंटिन्यू करते हैं, जल्दी ही कवर हो जाएगा ये। इसी लेक्चर में इसको पूरा करते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, पर ठीक है, एक बार में ये चीज़ें पूरी हो जाएं तो अच्छा है, ताकि आप अच्छे से फिर बाद में पढ़ सको, कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सको और अपनी रिक्वायरमेंट बता सको कि इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए सर, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज़। कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर ये कमेटीज़ क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ही लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए कि आप इस काम को देखिए, आप इस काम को देखिए, आप इस काम को देखिए। जिसकी जिस तरह की एक्सपर्टीज़ थी तो उसको उसी तरह से डिवाइड कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमेटीज़ होती हैं वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ही, और ये बॉडी इलेक्टेड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए गए, और उनका काम था कि भाई ड्राफ्टिंग करना, प्रोसीजरल मैटर्स देखना, सब्सटेंटिव इश्यूज देखना, फंडामेंटल राइट्स को देखना, इस तरह के कार्य जो है दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो में कमेटीज़ थी उसका क्रूशियल रोल था कि किस तरह का संविधान बनाया जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मेजर कमेटीज़ और कुछ माइनर कमेटीज़। कमेटीज समितियाँ, लोगों का समूह। किस में से सर? ये उसी में से। किस में से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से। तो 8 मेजर कमेटीज थी और 13 माइनर कमेटीज थी। मेजर कमेटीज क्या? जो मुख्य है, जिनको मुख्य मुख्य काम दिए गए। जैसे कि 3 कमेटी आप देखेंगे, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। इसके चेयरमैन, कमेटी का नाम और उसका चेयरमैन, 2 ही बातें याद रखनी है। तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। फिर कमेटी थी हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इन पे काम करना था, इनको इन पे नियम कानून सजेस्ट करने थे। तो इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष भारत के। फिर एक छठी कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके ऊपर जो संविधान को ड्राफ्ट करने का मुख्य कार्यभार था। 7 लोगों का एक समूह था, पर उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 7th और 8th कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मुख्य कमेटीज थी, हिंदी में भी देख लो ये मुख्य कमेटी, और इनके अध्यक्ष, आपको इनका नाम याद रखना है। इनके ऊपर मुख्य कार्यभार था, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 8 कमेटीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इनको मेजर कमेटीज़ का नाम दिया गया है। आप कमेटी का नाम और उसके अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। माइनर कमेटीज, माइनर कमेटीज़ में हम देखते हैं कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और एडोक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एडोक होती है टेम्परेरी कमेटी, तो इसका कार्यभार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, B पट्टाभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। फंक्शंस कमेटी GV मावलंकर के बारे में जब मैंने स्लाइड करवाई थी तो बताया था कि ये जो कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। 8th हमारी कमेटी है एडोक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, S वराधाचारी। ये असेंबली के मेंबर नहीं थे, पर ये एक्सपर्ट थे उस फील्ड में, तो इनको चेयरमैन इसका बनाया गया, क्योंकि हमें चाहिए थे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अनुभवी लोग। तो एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार। ये भी असेंबली की मेंबर नहीं थी। लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर देखेंगे, शुरू में जब 14 राज्य थे तो SK धर कमेटी, SK धर ये जो है चेयरमैन थे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशंस के। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू।
प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन, एडोक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वरदाचारी। तो ये 13 माइनर कमेटीज हैं, छोटी समितियाँ। तो इन समितियों के बारे में आप नाम, हिंदी मीडियम के बच्चे भी, बिकॉज लैंग्वेज डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ योर नॉलेज। तो ये कमेटीज़ के नाम यहाँ से पढ़ने हैं और अध्यक्ष के नाम 2-3 बार पढ़ोगे, बस रटने नहीं है, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 2-3 बार आप पढ़ो, देखो, समझो और हो जाएगा। नोट्स अभी दूंगा मैं थोड़े टाइम बाद आपको, तो उसमें आपको 2-3 पेज में ही पूरा, जैसे 2 पेज में पूरा चैप्टर इस तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल्स के बारे में। संविधान सभा की महत्वपूर्ण महिला सदस्य, तो टोटल जो है 15 मेंबर्स थे, 15 वुमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें, जैसे पहली लेडी जो है राजकुमारी अमृत कौर जी, ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री। सुचित्रा कृपलानी जी, ये फर्स्ट सीएम थी उत्तर प्रदेश की, यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम पे था जो, उसकी। और सरोजनी नायडू जी को देखें हम, तो ये फर्स्ट गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। तो महिलाओं के बारे में हमने ये देखा, 15 मेंबर्स थे जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फीमेल थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी। हमने जो मेजर कमेटीज पढ़ी थी उनमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये 7 मेंबर कमेटी थी जिन्होंने हमारे संविधान को एक ड्राफ्ट दिया। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हमें सारे करने हैं कि कब सेटअप की गई, ये पूछा जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप की गई? 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। BR अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, भारत के संविधान के जनक के तौर पर, या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के तौर पर, और मॉडर्न मनु के तौर पर भी इनके नाम से भी जानते हैं। दूसरे सदस्य थे N गोपालस्वामी अय्यंगार। टोटल 11 सेशन थे, 165 डेज थे। थर्ड जो इसके मेंबर थे वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फिर डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। उन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्र को, क्योंकि BL मित्र जी की स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और उनका स्थान लिया था N माधवन राव को। ये भी क्वेश्चन आता है। और लास्ट मेंबर थे TT कृष्णमाचारी, क्योंकि DP खेतान जी की डेथ हो गई थी 1948 में और उनका स्थान लिया TT कृष्णमाचारी ने। और इस तरह से हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान हमारा बना, जो कि एक काफ़ी लंबा समय था। मैंने बताया अमेरिका का संविधान 4 महीने में तैयार हो गया था, पर उसमें आर्टिकल्स भी लिमिटेड थे। हर देश की अपनी एक अलग कहानी है, तो भारत की भी एक यूनिक कहानी है। इतना समय लगाने का एक अपना अलग ही महत्व है। दिस स्लाइड इज़ लेस इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, कि ड्राफ्ट जो थे संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट थे। जैसे पहला ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को पब्लिश किया गया, फिर सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 को, फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को। तो ड्राफ्ट जब पूरे हुए फिर रीडिंग शुरू हुई, तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इस तरह से पहली रीडिंग, दूसरी और तीसरी रीडिंग। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार जो इससे गो थ्रू हो जाइए, तो इस तरह से संविधान का जो एनेक्टमेंट हुई उसकी रीडिंग्स थी, 3 रीडिंग। और अंत में क्या हुआ, लास्ट सेशन था 11th सेशन, और उसमें 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को एडोप्ट कर लिया, पर लागू नहीं किया था। और लास्ट बार जब जो है सभी सदस्य मिले, कब मिले? 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर करने के लिए। तो जब सिग्नेचर करने थे, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने कैबिनेट मिशन प्लान में चेंज किए, तो सीट्स भी चेंज हो गई थी। 389 से 299 रह गई थी, तो 299 सीट्स हैं जो, उनमें से उस समय पे 284 मेंबर्स ही मौजूद थे, जिसमें 15 फीमेल्स थी। फैक्ट के तौर पर याद कर लीजिए, 15 महिलाएं थी। तो भारत के संविधान
को हमने एडोप्ट किया कब? 26 जनवरी 1949 को। जब एडोप्ट किया था तो उसमें एक तो था प्रीएम्बल, प्रस्तावना, जो कि अब भी है। उसमें कुछ चेंज किए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स मतलब 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थी। पर अब आज के समय में हम देखें तो प्रीएम्बल तो वही है, आर्टिकल्स चेंज हो चुके हैं, पार्ट्स भी 25 हो चुके हैं, और शेड्यूल 4 शेड्यूल और ऐड हो चुके हैं। कमेंसमेंट, एनफोर्समेंट और केम इनटू फोर्स एक ही बात है, मतलब प्रारंभ, लागू या प्रभाव में आना। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को हमारे लागू कर दिया था। किस लिए? इस दिन की याद में, पूर्ण स्वराज दिवस की याद में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ा दल हुआ करता था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को आज़ादी दिलवाना था, ब्रिटिशर्स थे, तो उनके हर साल सेशन हुआ करते थे। तो उनका सेशन था 1929 में, और लगभग दिसंबर में ही हुआ करते थे, कुछ स्पेशल सेशंस बीच में हो जाया करते थे। तो लाहौर में सेशन था और ये शपथ ली गई कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, और उस सपने को साकार बना दिया गया। तो उस दिवस को कोमेमोरेट, यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया। जब संविधान को लागू किया तो जो थी नागरिकता, सिटीजनशिप, इलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, जो अंतरिम संसद, वो उससे संबंधित अनुच्छेद उसी समय पे लागू कर दिए गए। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि कौन कौन से आर्टिकल लागू कर दिए गए थे उसी समय पे। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 ये इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस थे, प्रोविंशियल पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस थे, ये उसी टाइम पे हमने लागू कर दिए गए। पर जो रिमेनिंग प्रोविजंस है, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया, और उसी दिन को हम रिपब्लिक डे के तौर पर, गणतंत्र दिवस के तौर पर हम बनाते हैं। 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे, 15 अगस्त एज द इंडिपेंडेंस डे। और 26 नवंबर को अभी हमने 2015 से क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी है, 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। पूरे भारत में संस्थाओं में इससे संबंधित कार्यक्रम करवाए जाते हैं, बच्चों की क्विज़ेस करवाई जाती हैं। तो 2015 से स्टार्ट किया, किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये सिंबल है हमारे संविधान का, एलिफेंट सिंबल। एलिफेंट पावर को, शक्ति को दर्शाता है। तो अगर पूछ लें आपसे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सील, सिंबल, मोहर, प्रतीक, ये क्या है? एलिफेंट। संविधान सभा के एक व्यक्ति थे BN राव जी, सर बेनेगल नरसिंह राव जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी। चीफ ड्राफ्ट्समैन वो कौन थे? SN मुखर्जी। तो BN राव जी थे लीगल एडवाइजर, और SN मुखर्जी कौन थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन। कैलीग्राफर, हाथ से लिखा था संविधान को इंग्लिश में, किस वर्जन में? इंग्लिश वर्जन में। किन्होंने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। ये प्रेम बिहारी रायजादा जी हैं। इन्होंने संविधान को पहली बार हाथों से लिखा, डेकोरेट किया, इंग्लिश वर्जन को डेकोरेट किया नंदलाल बोस जी और बेहर राम मनोहर ने। नंदलाल बोस जी और बेहर राम मनोहर जी ने इंग्लिश वाले वर्जन को डेकोरेट किया। हिंदी में संविधान को किसने लिखा? वसंत कृष्णा वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य जी ने जो है संविधान को हिंदी वर्जन को हाथों से लिखा। और डेकोरेट किसने किया? डेकोरेट नंदलाल बोस जी ने ही डेकोरेट किया। ये देख सकते हैं, हमारे संविधान की कॉपी यहाँ रखी है। इसी के साथ हमने अपना सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे कंप्लीट किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेकंड चैप्टर हमारा इंडियन पॉलिटी का, जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस को छोटा करूँ, पर देखो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट।
तो आपको एक बार में ही समय देना है और एक बार में ही सिलेक्शन लेना है। तो इसी के साथ मुझे अलविदा दीजिए और मिलते हैं हम अगले क्लास में अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए और जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट।